आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजिंग के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, सेंसरी चेंजेस, इम्यूनोसेनेसेंस, स्किन एजिंग, मेटाबॉलिक चेंजेस, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज, साइकोसोशल इफेक्ट्स एंड रिड्यूस्ड रीजनरेटिव कैपेसिटी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिक्लाइन इन ऑर्गन फंक्शंस। ऑर्गन फंक्शन का डिक्लाइन होना यानी हमारे ऑर्गन्स का काम कमज़ोर हो जाना, जब हम एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये एक नेचुरल पार्ट है ऑफ एजिंग प्रोसेस। जब हम एज करते हैं हमारे ऑर्गन्स ग्रेजुअली अपनी एफिशिएंसी में कमी महसूस करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम हो सकती है, लंग की इलास्टिसिटी में चेंजेस आ सकते हैं और किडनी की फिल्टरिंग कैपेसिटी में भी कमी हो सकती है। इस डिक्लाइन का रिजल्ट है कि हमारे ऑर्गन्स अपने फंक्शंस को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते और इससे एज रिलेटेड डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी इश्यूज और किडनी प्रॉब्लम्स। हर ऑर्गन का डिक्लाइन अलग होता है और हर इंडिविजुअल पर अलग असर देता है, इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और प्रिवेंटेटिव मेजर्स लेना इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट इस डिक्लाइन को स्लो करने में मदद कर सकता है। ऑर्गन फंक्शंस का डिक्लाइन को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को अर्ली डिटेक्ट करें और सभी ट्रीटमेंट के थ्रू कंट्रोल में रख सकें। तो इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोन डेंसिटी लॉस के बारे में। बोन डेंसिटी लॉस का मतलब है हमारे हड्डियों में कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स की कमी होने से हड्डियों के मास कम हो जाता है। जब हम इसको एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये एक कॉमन कॉन्सिक्वेंस है। जब हम एज करते हैं हमारी बोन्स ग्रेजुअली अपनी डेंसिटी लूज़ करने लगती है। इससे बोन्स वीक हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ये कंडीशंस ओस्टियोपोरोसिस के रूप में जानी जाती है। ओस्टियोपोरोसिस में बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि गिरने से या थोड़ा सा प्रेशर भी फ्रैक्चर को ट्रिगर कर सकती है। सबसे ज़्यादा इससे हिप, स्पाइन और रिस्ट के बोन्स को अफेक्ट होता है। इसमें हार्मोनल चेंजेस स्पेशली इन वुमेन्स आफ्टर मेनोपॉज और इनसफिशिएंट कैल्शियम इनटेक का भी रोल होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी बोन डेंसिटी लॉस को बढ़ा सकती है। बोन डेंसिटी लॉस को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट रिच इन कैल्शियम, विटामिन डी और रेगुलर वेट बियरिंग एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेगुलर बोन डेंसिटी टेस्ट और डॉक्टर की गाइडेंस भी प्रिवेंटेटिव मेजर्स में हेल्प करती है। बोन डेंसिटी लॉस को समझना और सही समय पर मेजर्स लेने से हम अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रख सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मसल एट्रोफी के बारे में। मसल एट्रोफी का मतलब है जब हमारे मसल्स का साइज़ और स्ट्रेंथ ग्रेजुअल तौर पर कम हो जाता है। जब हम एज करते हैं हमारे मसल्स नेचुरली लूज़ करते हैं अपनी मास और स्ट्रेंथ। इसका एक मेन रीज़न है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस स्लो हो जाता है और मसल फाइबर्स कमज़ोर हो जाते हैं। इससे रिज़ल्ट होता है कि हमारे मसल्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस कम हो जाता है। वीक मसल्स का असर हमारी डेली एक्टिविटीज़ पर होता है और इससे फॉल्स और फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। फिज़िकल इनएक्टिविटी भी एक फैक्टर है मसल एट्रोफी में। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी मसल्स यूज़ नहीं होती और इससे उनका साइज़ और स्ट्रेंथ कम हो जाता है। मसल एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, अच्छी डाइट जो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से भरी हो और ओवरऑल एक्टिव लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइमली मेडिकल हेल्थ चेकअप्स और फिज़िकल थेरेपी भी हेल्प करते हैं। मसल एट्रोफी को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इसके प्रिवेंटेटिव मेजर्स ले सकें और अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग और फंक्शनल रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव डिक्लाइन के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं मेमोरी इम्पेयरमेंट। मेमोरी इम्पेयरमेंट का मतलब है जब हमारे दिमाग के याद रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जब हम एज करते हैं हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आते हैं। इसमें हिप्पोकैम्पस
जो कि मेमोरी फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट है, उसके साइज़ में कमी आ जाती है। इससे रिज़ल्ट होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में कमी आती है और हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें। लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चेंजेस आते हैं और इससे कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को याद रखने में दिक्कत होती है। एज रिलेटेड मेमोरी इम्पेयरमेंट नॉर्मल पार्ट है ऑफ एजिंग प्रोसेस, लेकिन इससे अलग होती है सीवियर कंडीशन जैसे कि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़। इनमें मेमोरी लॉस ज़्यादा सीवियर होता है और डेली लाइफ पर भी असर डालता है। मेमोरी इम्पेयरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए मेंटल एक्सरसाइजेज और कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जैसे कि पजल्स, गेम्स और लर्निंग न्यू स्किल्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेज और सफिशिएंट स्लीप भी कंट्रीब्यूट करती है ब्रेन हेल्थ में। मेमोरी इम्पेयरमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने कॉग्निटिव हेल्थ के लिए सही मेजर्स ले सकें और एज रिलेटेड मेमोरी इश्यूज़ को मैनेज कर सकें। इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्लो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के बारे में। स्लो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का मतलब है जब हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड ग्रेजुअल तौर पर कम हो जाती है। जब हम एज करते हैं हमारे न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन सेल्स हैं उनकी कम्युनिकेशन में थोड़े स्लो होने लगते हैं। इससे रिजल्ट होता है कि हमारे दिमाग के इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड में भी कमी आती है। इसका असर होता है हमारे डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिएक्शन टाइम पर। हम थोड़ा स्लो होते जाते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में और उसके ऊपर रिएक्ट करने में। ये नॉर्मल एजिंग का हिस्सा है और इसमें कुछ डिग्री का स्लो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों में ये चेंजेस ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं और उन्हें लगता है कि उनका दिमाग थोड़ा कम शार्प हो गया है। स्लो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने के लिए मेंटल एक्सरसाइजेज और रेगुलर ब्रेन एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है। न्यू स्किल्स सीखें, पजल सॉल्व करें और अपने दिमाग को एक्टिव रखें। इसके अलावा बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखें। स्लो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने दिमाग की हेल्थ को मेंटेन कर सकें और एज रिलेटेड कॉग्निटिव इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंसरी चेंजेस। इसमें हम लोग पहले बात करते हैं विजन चेंजेस के बारे में। विजन चेंजेस का मतलब है जो हमारे आइज़ के फंक्शन में एज के साथ ग्रेजुअल तौर पर चेंजेस आते हैं। जब हम एज करते हैं हमारे आइज़ के लेंस और मसल्स में चेंजेस आते हैं। इससे रिजल्ट होता है कि हमारे नियर या फिर फार ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आती है, जिसे कि प्रेस बायोपिया कहते हैं। रेटिना जो कि हमारे आइज़ का बैक पार्ट है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिससे लो लाइट कंडीशंस में दिखाई कम हो जाता है दिखना। इससे नाइट विजन में भी थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। कैटरैक्ट का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिसमें हमारी आइज़ का लेंस क्लाउडी हो जाते हैं और दिखना मुश्किल हो जाता है। ग्लोकोमा एक और कॉमन एज रिलेटेड आई इशू है, जिससे आई प्रेशर बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। रेगुलर आई चेकअप स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 और अच्छी आई केयर हैबिट्स जैसे कि सन ग्लासेस पहनना, प्रॉपर लाइटिंग का यूज़ करना और बैलेंस डाइट, इन सब का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, जो विजन को और भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकता है। विजन चेंजेस को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम टाइमली मेजर्स ले सकें और अपनी आई हेल्थ को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हियरिंग लॉस को। हियरिंग लॉस का मतलब है जब हमारे कानों की सुनने की कैपेसिटी ग्रेजुअल तौर पर कम हो जाती है। जब हम एज करते हैं हमारे कान के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हैं। इससे रिजल्ट होता है कि हमारे कान कम सेंसिटिव हो जाते हैं, स्पेशली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए। प्रेसबाइकसिस एक एज रिलेटेड हियरिंग लॉस कंडीशन है, जिसमें हमारे ईयर की एबिलिटी कम हो जाती है हाई पिच साउंड्स को डिटेक्ट करने की। इससे रिजल्ट होता है कि कन्वर्जेशंस को सुनना स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा एक्सपोजर्स टू लाउड नॉइसेज ओवर द ईयर्स भी कंट्रीब्यूट करता है हेयरिंग लॉस में। इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स, म्यूजिशियंस और कॉन्सर्ट गोअर्स का रिस्क ज़्यादा होता है। हियरिंग लॉस को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर हियरिंग चेकअप्स इंपॉर्टेंट है। हियरिंग एड्स का इस्तेमाल भी एक इफ़ेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा लाउड नॉइसेज से बचने के लिए ईयर प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए। हियरिंग लॉस को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम टाइमली इंटरवेंशंस कर सकें और अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि हमारा कम्युनिकेशन और ओवरऑल वेलबींग इफेक्ट ना हो।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्यूनोसेनेसेंस। इसमें हम पहले देखते हैं वीकेंड इम्यून सिस्टम। वीकेंड इम्यून सिस्टम का मतलब है जब हमारे इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी ग्रेजुअल तौर पर कम हो जाती है। जब हम एज करते हैं हमारे इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन में कमी आती है और उनकी फंक्शनैलिटी में भी चेंजेस आते हैं। इससे रिजल्ट होता है कि हमारे बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने की हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है और इम्यून रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। थाइमस ग्लैंड जो हमारे इम्यून सेल्स का डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं वो भी एज के साथ श्रिंक हो जाता है। इससे रिजल्ट होता है कि न्यू इम्यून सेल्स को प्रोडक्शन कम हो जाता है। इस डिक्लाइन इन इम्यून सिस्टम का असर होता है हमारे एबिलिटी पर टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस और डिजीजेस। ये एक रीज़न है कि एज रिलेटेड डिजीज़ जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फ्लू और निमोनिया जैसा आसानी से अफेक्ट कर सकते हैं। वीकेंड इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और सफिशिएंट स्लीप इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशंस और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स भी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। वीकेंड इम्यून सिस्टम को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपनी हेल्थ को मॉनिटर करें और टाइमली मेजर्स लेके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्किन एजिंग। स्किन एजिंग में हम लोग पहले बात करते हैं रिंकल्स एंड सैगिंग के बारे में। रिंकल्स और सैगिंग का मतलब है जब हमारे स्किन में एज के साथ ग्रेजुअल तौर पर चेंजेस आते हैं। जब हम एज करते हैं हमारी स्किन के इलास्टिसिटी में कमी आती है। इसके रिजल्ट में हमारे फेस, नेक और अदर बॉडी पार्ट्स की स्किन में रिंकल्स और सैगिंग दिखाई देने लगती है। कोलाजन और इलास्टिन जो हमारी स्किन को टाइट और इलास्टिक रखते हैं उनकी प्रोडक्शन में कमी आती है। इससे स्किन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं और अपनी स्किन फर्मनेस खो देती है। सन एक्सपोजर भी एक मेजर फैक्टर है रिंकल्स और सैगिंग में। यूवी रे स्किन के कोलेजन को ब्रेक कर सकते हैं। इससे प्रीमेच्योर एजिंग होती है। इसके अलावा स्मोकिंग और पुअर हैबिट्स भी इस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। रिंकल्स और सैगिंग को कंट्रोल करने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, अच्छे स्किन केयर रूटीन मेंटेन करना और एंटीऑक्सीडेंट से भरी डाइट रखना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन भी स्किन को हेल्दी और सफल रखने में मदद करते हैं। ये चेंजेस नॉर्मल एजिंग का हिस्सा होते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स लेने में हम प्रीमेच्योर एजिंग को रोक सकते हैं, अपने स्किन को हेल्दी और यूथफुल मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस के बारे में। इसमें हम लोग पहले देखते हैं मेटाबॉलिक रेट डिक्लाइन। मेटाबॉलिज्म का काम है हमारी बॉडी में फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करना। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो ये प्रोसेस भी थोड़ा स्लो हो जाता है, जिससे बॉडी कैलोरीज को बर्न करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा देती है। जैसे हम एज करते हैं हमारे मसल मास कम हो सकता है और मसल मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म का असर होता है वेट गेन पर, क्योंकि बॉडी कैलोरीज को एफिशिएंटली बर्न नहीं कर पाती। इससे रिजल्ट होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है अपने खान पान और फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देने में। मेटाबॉलिक रेट डिक्लाइन को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट और इंसफिशिएंट वाटर इंटेक भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस को एड्रेस करना भी इम्पॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक रेट डिक्लाइन को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर सकें और एज रिलेटेड वेट गेन को कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को सेल्स में ले जाने के लिए मदद करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो सेल्स इस हार्मोन के सिग्नल्स को ठीक से नहीं समझते और ग्लूकोज को सही तौर पर यूज़ नहीं करते। इससे रिजल्ट होता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो कि डायबिटीज़ का एक इंडिकेटर है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक मेजर रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ के डेवलप होने में, स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट्स। जब हम एज करते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि अनहेल्दी डाइट और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का कंट्रोल करने के लिए बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर रिच फूड का यूज़ भी ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए मदद करता है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकें और डायबिटीज़ जैसे मेटाबॉलिक इश्यूज से बच सकें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। इसमें इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। जब हम एज करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में स्टिफनेस आती है और आर्टरीज में भी फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकते हैं। इससे रिजल्ट होता है कि ब्लड फ्लो में भी कमी आती है और दिल को पंप करने में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इस प्रोसेस को अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसमें आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर भी एक कॉमन एज रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर इशू है। जब हम एज करते हैं हमारा ब्लड वेसल्स लूज़ करते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन भी कंट्रीब्यूट करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क बढ़ाने में। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स का ध्यान रखना क्रूशल है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्लीप भी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने हार्ट हेल्थ को ध्यान रख सकें और एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज़, कैंसर रिस्क के बारे में। जब हम एज करते हैं हमारे सेल्स में जेनेटिक म्यूटेशंस और चेंजेस आने का रिस्क बढ़ जाता है। इससे रिजल्ट होता है कि सेल्स का नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाता है और उनमें एक अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, जो कैंसर का एक मेन रीज़न है। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम का एफिशिएंसी कम हो जाती है एज के साथ, जिससे वो एबनॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में थोड़ा स्लो हो जाते हैं। इस कैंसर सेल्स का प्रोलिफरेशन और स्पीड बढ़ जाती है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव सन एक्सपोजर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं कैंसर रिस्क को बढ़ाने में। एज रिलेटेड कैंसर्स में इंक्लूड होता है ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है ताकि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सके। कैंसर रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस और प्रिवेंटिव मेजर्स लेना इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और अवॉइडिंग हार्मफुल हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग इसमें मदद करते हैं। कैंसर रिस्क को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने हेल्थ पर ध्यान रखें और एज रिलेटेड कैंसर इश्यूज़ को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ के बारे में। इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं डिजीज़ जैसे कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और हंटिंगटन्स। इनमें ब्रेन सेल्स ग्रेजुअली डैमेज हो जाते हैं, जिससे कॉग्निटिव फंक्शंस और बॉडी मूवमेंट्स पर असर होता है। जब हम एज करते हैं तो ब्रेन में सर्टेन प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, जिससे न्यूरल पाथवेज में डिस्ट्रप्शन होता है। इससे रिजल्ट होता है कि मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव डिक्लाइन और मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आने लगती है। न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ के एग्जैक्ट कॉज अब तक फुली अंडरस्टैंडेड नहीं है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एज रिलेटेड चेंजेस इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन भी एक रोल प्ले करता है। प्रिवेंटिव मेजर्स में कॉग्निटिव एक्सरसाइज और मेंटल स्टिमुलेशन का इम्पोर्टेंस है। बैलेंस डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करती है। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और स्क्रीनिंग भी अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए अब तक कोई क्योर नहीं है, लेकिन अर्ली इंटरवेंशंस और सिम्टम मैनेजमेंट से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है। इसलिए टाइमली मेडिकल अटेंशंस और सपोर्ट क्रूशियल है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने ब्रेन हेल्थ को का ध्यान रखें और एज रिलेटेड कॉग्निटिव इश्यूज से बेटर डील। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइको सोशल इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसमें पहले हम लोग देखते हैं सोशल आइसोलेशन। जब लोग एज करते हैं तो उनके लाइफ सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, हेल्थ इश्यूज़ या फिर कुछ
क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के लॉस, इन सब फैक्टर से सोशल कनेक्शंस कम हो जाते हैं। सोशल आइसोलेशन का इम्पैक्ट इमोशनल और मेंटल वेलबींग पर होता है। इससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कॉग्निटिव डिक्लाइन और फिजिकल हेल्थ पर भी असर होता है। जब कोई सोशल इंटरेक्शन से दूर होता है तो उनका ब्रेन स्टिमुलेशन कम हो जाता है, जो कॉग्निटिव हेल्थ को अफेक्ट करता है। इससे रिजल्ट होता है कि उनका मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और ओवरऑल मेंटल एक्विटी कम हो जाती है। सोशल आइसोलेशन का कंट्रोल करने के लिए रेगुलर सोशल इंटरेक्शन मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी ग्रुप या फिर वॉलंटियरिंग शामिल हो सकती है। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे वीडियो कॉल, सोशल मीडिया या ऑनलाइन कम्युनिटीज़। आइसोलेशन से बचने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ भी हेल्पफुल होती हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और काउंसलिंग भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसमें फैमिलीज़ और कम्युनिटी का भी सपोर्ट का सिस्टम काफ़ी क्रूशल होता है। सोशल आइसोलेशन का समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने एल्डर को सपोर्ट सिस्टम बन सकें और उनको एक्टिव और इंगेज रख सकें, ताकि उनकी ओवरऑल वेलबींग में मेंटेन रह सके। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं डिप्रेशन एंड एनजाइटी। जब लोग एज करते हैं तो उनकी लाइफ में वेरियस चेंजेस आते हैं, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़, रिटायरमेंट, लॉस ऑफ लव्ड वंस और सोशल आइसोलेशन, जैसे कि हमने पहले देखा। इन सब फैक्टर से डिप्रेशन और एनजाइटी का रिस्क बढ़ जाता है। डिप्रेशन में इंसान अपनी डेली एक्टिविटीज़ में डिसइंटरेस्ट महसूस करता है। एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं और स्लीप और एपेटाइट में चेंजेस आते हैं। एनजाइटी में इंसान कांस्टेंट वरी करता है। फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। एज रिलेटेड फैक्टर्स जैसे कि फिजिकल हेल्थ इश्यूज और कॉग्निटिव डिक्लाइन भी डिप्रेशन और एनजाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा लोनलीनेस और लैक ऑफ सोशल सपोर्ट भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। डिप्रेशन और एनजाइटी को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प सीख करना इम्पॉर्टेंट है। थेरेपी सेशंस और मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी हेल्पफुल होते हैं। फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट का भी रोल क्रूशल होता है। रेगुलर चेक इन्स और ओपन कम्युनिकेशन, जिससे इंसान अपने फीलिंग्स शेयर कर सके, भी डिप्रेशन और एनजाइटी के मैनेजमेंट में थोड़ा मदद करते हैं। डिप्रेशन और एनजाइटी को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि टाइमली इंटरवेंशंस हो सके और इंसान अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सके। लास्टली हम लोग बात करते हैं रिड्यूस्ड रीजनरेटिव कैपेसिटी के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं स्लोअर हीलिंग। जब हम एज करते हैं हमारी बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में चेंजेस आते हैं। इसमें कोलाजन प्रोडक्शन में कमी होती है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी और रिपेयर कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका असर होता है कि छोटे छोटे इंजरीज, कट्स या ब्रूसेस को हील करने में ज़्यादा टाइम लगता है। इससे रिज़ल्ट ये भी होता है कि स्किन में स्कार्स या ब्लेमिशेस दिखाई देते हैं। बोन्स और मसल्स भी थोड़ा स्लो हो जाते हैं रिकवर करने में। इसमें हार्मोनल चेंजेस भी एक रोल प्ले करते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स और अदर हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जो कि नॉर्मल हीलिंग को सपोर्ट करते हैं। स्लोअर हीलिंग को कंट्रोल करने के लिए अच्छी न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन रिच डाइट जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी शामिल हों, वुंड हीलिंग को बूस्ट करते हैं। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से भी हीलिंग प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है, इसलिए इनको अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज भी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है, जिससे बॉडी का हीलिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होता है। इसके अलावा टाइमली मेडिकल अटेंशन और डॉक्टर की एडवाइस भी क्रूशियल है, स्पेशली फॉर क्रॉनिक वुंड्स या सीरियस इंजरीज। स्लोअर हीलिंग को समझना इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने बॉडी को सही तौर पर केयर करें और एज रिलेटेड हीलिंग चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें।